और बच्चों कैसे हो? अभी तक हम लोग ने देख लिया है सेल साइकिल के बारे में, मियोसिस के इंटरफेस के बारे में तक, ठीक है। इंटरफेस के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले केरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा, बहुत कुछ देखा हुआ है, दिखाता हूं वापिस एक बार। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा हुआ है कि जो हमारा ये है मियोसिस, ये होता है इंटरफेज और एम फेज में, ठीक है। इंटरफेज में होता है G1 S G2 फेज, फिर केरियोकाइनेसिस होता है एम फेज में, और साइटोकाइनेसिस होता है। केरियोकाइनेसिस हमारा जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, माइटोसिस में न्यूक्लियस एक ही राउंड में डिवाइड होता है, एक राउंड करता है और डिवाइड हो जाता है। पर जो हमारा मियोसिस है उसमें जो केरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, वो 2 राउंड्स में होता है, एक राउंड में नहीं 2 राउंड में होता है, ठीक है। तो पहले राउंड को बोलते हैं मियोसिस 1 और सेकेंड राउंड को बोलते हैं मियोसिस 2। ये हम लोग ने चीजें देखी है लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में केरियोकाइनेसिस स्टार्ट करने वाले। केरियोकाइनेसिस का भी कौन सा पार्ट? तो मियोसिस 1 को हम लोग इन डेप्थ स्टार्ट करने वाले। तो हम लोग ने ये देखा, हम लोग को ये मालूम है, हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि मियोसिस 1 के जो होते हैं वो फिर 4 पार्ट्स होते हैं। फिर से वही याद रखने का ट्रिक है अपना पीमैट। पी से हम लोग का हो जाएगा प्रोफेज और मियोसिस 1 का पार्ट, इसलिए इसको 1 बोलेंगे, ठीक है। फिर मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, ये भी मियोसिस 1 का पार्ट, इसलिए 1 डाल देंगे। मेटाफेज, फिर एनाफेज, 1 आणि टीलोफेज 1। तो हम लोग ने देखा जो हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, ये काफी जो है हमारा माइटोसिस से मैच होगा, बट कुछ डिफरेंसेस भी होंगे माइटोसिस से। तो हमारा जो डिफरेंसेस होंगे वो हम लोग पढ़ने वाले, साथ में जो कॉमन चीजें वो भी पढ़ने वाले। हम लोग ने माइटोसिस में एक चीज देखना भूल गए, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं, आप नोट डाउन कर ले कि जो हमारा सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल का ड्यूरेशन की बात करता हूं, ठीक है। माइटोसिस में ये एक्स्ट्रा पार्ट आप लिख लेंगे अपने माइटोसिस में। माइटोसिस में जो सबसे हमारा टाइमिंग है सारे फेजेस का, उसमें सबसे ज्यादा टाइमिंग किसका होता है? इंटरफेस का। इंटरफेस सबसे बड़ा होता है, ठीक है। और इंटरफेस के बाद बचा एम फेज। बड़ा कौन सा होता है? ज्यादा इंटरफेस। हम लोग ने वो ग्राफ पाई चार्ट देखा था, पाई चार्ट में इंटरफेस ज्यादा से ज्यादा टाइम ले रहा था, बचा हुआ टाइम कौन ले रहा था? एम फेज ले रहा था। तो एम फेज में से भी सबसे बड़ा कौन सा होता है? एम फेज में से सबसे बड़ा होता है प्रोफेज, ठीक है। तो हमारा सेल साइकिल है, उसमें सबसे बड़ा होता है एनाफेज और सेकेंड सबसे बड़ा होता है प्रोफेज। ये आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी की है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। तो आपको चीज याद होनी चाहिए, इंटरफेज सबसे बड़ी फेज होती है और सेकेंड बड़ा फेज होता है प्रोफेज, ओके, माइटोसिस में। अभी सेकेंड चीज हम लोग देखने वाले, अभी वापिस हम लोग मियोसिस पे अपने रिटर्न आते हैं। तो मियोसिस पे जब हम रिटर्न आए, एक चीज हुआ कि जो प्रोफेज है ये माइटोसिस जैसा है, थोड़ा तो है, बट अगर हमारा माइटोसिस का प्रोफेज जो है सपोज आधे घंटे का लग रहा था, ठीक है, कोई सेल है जो डिवाइड हो रही है, उसको प्रोफेज में आधा घंटा लग रहा था माइटोसिस करके, वही सेल अगर मियोसिस करने आएगी तो मियोसिस में जो प्रोफेज 1 होगा वो माइटोसिस के प्रोफेज 1 से ज्यादा टाइम लेगा। मतलब जो मियोसिस का जो प्रोफेज है, इट इज लेंथियर इन कंपैरिजन टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस जैसा थोड़ा तो है, बट लेंथियर एंड इन डिटेल है, और थोड़ा मतलब इसमें बहुत सारी और चेंजेस हो रही है, थोड़ी बहुत जैसे हो रही थी प्रोफेज माइटोसिस के में उतनी नहीं, इसमें बहुत ज्यादा और चेंजेस हो रही है, और बहुत ज्यादा चेंजेस हो रही है ये हमारे माइटोसिस में, प्रोफेज में, इसलिए इसमें टाइमिंग भी ज्यादा लग रहा है। इतना आपको समझा? तो प्रोफेज 1 जो है ये हो गया, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको कन्वीनियंस के लिए साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, 5 फेजेस में डिवाइड कर दिया। कितने? 5 सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया साइंटिस्ट ने, इसको 5 सब पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 5 जो सब पार्ट डिवाइड किए वो हो गए हमारे, बताता हूं,
2 3 4 5। प्रोफेज 1 बहुत काफी बड़ा हो रहा था माइटोसिस के प्रोफेज के मुकाबले, इसके लिए साइंटिस्ट ने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिससे कि हम लोग को इजी हो जाए इसको याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने डिवाइड किया, तो सबसे पहले इसको नाम क्या दिया, एल, सेकंड को जेड, थर्ड को पी, फोर्थ को डी, फिफ्थ को डी, ठीक है। एल फॉर लेप्टोटीन, जेड फॉर जाइगोटीन, पी फॉर पैशटीन, डी फॉर डाइप्लोटीन आणि डी फॉर डायाकाइनेसिस। ये जो हमारे 5 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, और सभी पार्ट में अलग अलग चीजें हो रही थी, सब में सेम चीज नहीं हो रही थी, सब में काफी अलग अलग चीज हो रही थी। तो हम लोग अभी जो हमारा प्रोफेज 1 है, प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन को इन डिटेल देखेंगे, ठीक है। लेप्टोटीन हमारा पहला फेज सबसे पहला, ठीक है। तो हमारा जो लेप्टोटीन है इसमें क्या होता है, लेप्टोटीन में क्या होता है, तो लेप्टोटीन में हम लोग ने आपको बताया कि एक जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस में, ह्यूमन बीइंग के एटलीस्ट, तो हमारा एक जो क्रोमोसोम होता है उसकी एक और कॉपी प्रेजेंट रहती है, इसलिए वो डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, उसकी एक और कॉपी प्रेजेंट रहती है, एक मदर से आया रहता है, एक फादर से आया रहता है, ठीक है। तो हम लोग ने जब लेप्टोटीन में देखा एक सेल को, तो हमारा जो ये था क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम्स थे हमारे, ये एक होमोलोगस पेयर, एक होमोलोगस पेयर, ठीक है। तो हमारे क्रोमोसोम जो है, देख इन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट टू क्या, कंडेंस। मतलब हमारा G2 फेज में कैसा रहा होगा क्रोमोसोम, ऐसा रहा होगा, समझ में आया। तो ऐसे से ऐसे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, कौन से फेज में, लेप्टोटीन में, समझ में आ रहा है। ऐसे से ऐसे में कन्वर्ट होने का प्रोसेस चालू हो जाता है, लेप्टोटीन में ही चालू हो जाता है। एक चीज ये हो गई हमारी। दूसरी एक और चीज जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कि हमारा जो क्रोमोसोम से मैंने ऐसे बना दिया, बट यहाँ पे एक आंटी रही होगी जिसका नाम था सेंट्रोसोम, उसने G2 फेज में डिवाइड कर लिया होगा, है जैसा माइटोसिस में था सेम वैसा ही मियोसिस में G2 फेज में डिवाइड किया होगा, वो अभी यहीं पे होगी, ठीक है। अभी नया नया प्रोफेज स्टार्ट हुआ है तो अभी यहीं पे होगी। प्रोफेज का ऐसा तो नहीं एंडिंग पहुंच गया कि ये पोल्स पे पहुंच गए होंगे, नहीं, अभी भी प्रोफेज स्टार्ट हुआ है, तो ये एक ही जगह पे दोनों डिवाइड होके होंगे, ठीक है। तो हमारे जो क्रोमोसोम्स के आर्म है, हमारे सेल में जितने क्रोमोसोम्स है, सबके आर्म जो है ना, वो सेंट्रोसोम की तरफ डायरेक्टेड होंगे। कैसे, सेंट्रोसोम की तरफ। तो डायग्राम एक्चुअली ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली ऐसा नहीं होके कैसा होगा, तो दिखाते हैं थोड़ा, ठीक है। ऐसा ना होके ऐसा होगा, देखो ये हमारा एक ऐसा, ये हो गया, ये दोनों भी आर्म जो है वहां सपोज यहाँ पे हमारे सेंट्रोसोम है दोनों भी, तो उसकी तरफ ऐसा, उसके सारे भी आर्म्स जो है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड रहेंगे, सेंट्रोसोम की तरफ। ये हो गया एक क्रोमोसोम, ठीक है। वैसे ये दूसरा क्रोमोसोम, समझ में आ रहा है। ये हो गया एक होमोलोगस पेयर, ऐसे दूसरा होमोलोगस पेयर होगा, देखो ऐसे तीसरा होमोलोगस पेयर, ये समझ में आया। तो जो हमारे जो सारे क्रोमोसोम्स है, सबके आर्म्स डायरेक्टेड है सेंट्रोसोम की तरफ। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमको कैसा दिखेगा, गुलदस्ता जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, गुलदस्ता, बुक्के, बुक्के जैसा दिखेगा, समझ में आया। तो एक पॉइंट हो गया कि ये इन लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, कंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड चीज है जो द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टेड towards सेंट्रिओल या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एंड गिव कैसा बुकेट अपीयरेंस, बुके
अपीयरेंस, इसलिए इनको क्या, ये स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, लेप्टोटीन को एक और नाम दिया गया बुकेट स्टेज। ओके, ये क्वेश्चन, ये चीज आपके एनसीईआरटी में दी नहीं गई है, पर ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विच इज द बुकेट स्टेज फ्रॉम द फॉलोइंग, और ऑप्शन में आपको लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैसेटीन सब दिया रहेगा, आपका आंसर क्या होगा उसमें से, लेप्टोटीन। ठीक है, ये चीज आपको समझ गई। दूसरा, फिर सेकेंड, जैसे ही लेप्टोटीन खत्म होगा वैसे ही दूसरा हमारा स्टार्ट होगा, कौन सा स्टेज, कौन सा स्टेज, LZ, Z फॉर जाइगोटीन, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या होता है, हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इन्होंने जोड़ी बना ली, क्या किया, जोड़ी बना ली, मतलब जोड़ियों में तो थे बट इनमें स्टार्टिंग में प्यार नहीं था, एकदम एक अलग रहता है, एक अलग रहता है। अभी इनका नया नया अरेंज मैरिज हुआ था, लेप्टोटीन में इनका नया नया अरेंज मैरिज हुआ था, तो स्टार्टिंग में कैसे फोटो खिंचवाते थे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। पर अभी अरेंज मैरिज को थोड़ा दिन हो गया, तभी जाइगोटीन फिर जब ये आ गया, तो क्या हो गया, ये जो क्रोमोसोम्स थे हमारे, सपोज ये क्रोमोसोम है हमारा एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया एक क्रोमोसोम, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम ये एक, तो इन्होंने ना अभी क्या कर दिया, इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया ऐसे हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाना, समझ में आ रहा है, अभी इन्होंने स्टार्ट कर दिया क्या, हाथ पकड़ के फोटो खिंचवाना। अभी इनके बीच का प्यार बढ़ गया है, तो अभी जाइगोटीन फेज में जब ये आ गया, तो एक क्रोमोसोम जो है उसका होमोलोगस पेयर के साथ वो जोड़ी बना लेगा, क्या बना लेगा, जोड़ी। तो जो हाथ पकड़ना है इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। तो अभी इन लोगों के बीच का प्रेम बढ़ गया है, हाँ, प्रेम बढ़ गया है, तो ये हाथ पकड़ने लग गया, फोटो खिंचाने लग गए, तो हाथ पकड़ने को क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस। तो क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होने लगता है, साइनेप्सिस अकर, साइनेप्सिस अकर, ठीक है। हाँ, हाथ पकड़ लिया, ठीक है, तो हाथ पकड़ने, तो इनके हाथ पकड़ कर जो जोड़ है, ये फेविकॉल का जोड़ बनाने के लिए, मतलब ये जो क्रोमोसोम से दो, ये अलग नहीं होने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इनके अगल बगल ना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, इनके अगल बगल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, और बड़ा बनाता है रुको, एक क्रोमोसोम है ये अपना, ये दूसरा है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड, ये एक क्रोमोसोम, इसका ये एक है हमारा क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम का दूसरा क्रोमैटिड, ठीक है, दो क्रोमोसोम बन गए, यहाँ पे एक यहाँ पे हुआ है साइनेप्सिस और एक हुआ है यहाँ पे साइनेप्सिस, समझ में आ रहा है। तो ये साइनेप्सिस है, इनका हाथ का जोड़ है, इसको और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, अगल बगल एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं इसको, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्सिस अकर तो हुआ, बट और साइनेप्सिस के अगल बगल क्या फॉर्म हुआ, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। जब ये दोनों ने जोड़ी बना ली ना, ठीक है, तो अभी इनको अलग, इनने अपनी आइडेंटिकल इंडिविजुअलिटी खो दी, ठीक है, इन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी एक एक ने। अभी इनको हम लोग जब भी देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमको सिंगल दिखेगा क्या, अकेले दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, ये हमको किसी के साथ दिखेगा। तो अभी ये जो साथ में दिखेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे डाइवैलेंट या टेट्राएड। ये देखो, हम लोग, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, बट इन दोनों को साथ में मिला के कुछ बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इनको, डाइवैलेंट या टेट्राएड, क्या बोलते हैं, डाइवैलेंट या टेट्राएड, ठीक है। तो साइनेप्सिस जब भी होगा, साइनेप्सिस के साथ साथ ही क्या फॉर्म हो जाएंगे, डाइवैलेंट या टेट्राएड, ठीक है, डाइवैलेंट या टेट्राएड, समझ में आ रहा है आपको,
ये जो हमारी जोड़ी फॉर्म हुई है, इस जोड़ी को हमने नाम दिया डाइवेलेंट टेट्राहेड्रल का। तो हमारे जाइगोटीन में क्या क्या होता है, सबसे पहले साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस के अगल बगल हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और हमारे जो क्रोमोसोम्स है जोड़ी में प्रेजेंट है, तो इनकी जोड़ी को नाम दिया गया है डाइवेलेंट या टेट्राहेड्रल। तो डाइवेलेंट या टेट्राहेड्रल कौन सी स्टेज में फॉर्म होता है, तो हमारे जाइगोटीन में। ठीक है, आपका नेक्स्ट जाइगोटीन जैसे ही खत्म होगा, जाइगोटीन खत्म होते ही नेक्स्ट स्टेज अपना बनेगा LZP, P फॉर पैशेटीन। ठीक है, थर्ड स्टेज हमारा स्टार्ट होगा पैशेटीन। हमारे क्रोमोसोम्स ने जोड़ियां बना ली, मतलब हमारा पहले अरेंज मैरिज हुआ, उनका प्रेम कम था, अलग अलग खड़े थे, फिर उनके बीच में प्रेम हुआ, जाइगोटीन हो गया, मतलब जाइगोटीन उन्होंने जोड़ी बनाई, साइनेप्सिस किया, मतलब ठीक है साइनेप्सिस किया। अभी दोनों के बीच आइडियाज का एक्सचेंज होगा। ठीक है, जो दो लोग रहते हैं उनके बीच में जब मतलब आइडियाज का एक्सचेंज करने लगते हैं, मतलब खुल के एक दूसरे से बात करने लगते हैं, राइट। तो आइडियाज का फेरबदल होगा, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है, जैसे ही पैशेटीन में हमारा क्रोमोसोम जो भी हमारा सेल चला जाता है, ठीक है, तो हमारा सपोज अब तक कैसा था क्रोमोसोम, ऐसा था एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम हो गया 2, यहाँ पे हमारा साइनेप्सिस। तो अभी हम लोग को इस क्रोमोसोम पे क्या दिखने लगेंगे, क्या दिखने लगेंगे, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। क्या दिखने लगेंगे, ये हमारा जो साइनेप्सिस का एरिया था, यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट दिखने लगेंगे। ठीक है, कुछ कुछ साइनेप्सिस जहाँ पे हुआ है ना, वहाँ पे हम लोग को 1-2 पॉइंट दिखने लगेंगे। क्या बोल, वो पॉइंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल। समझ में आ रहा है। तो ऐसे सपोज एक साइनेप्सिस के अंदर 3-4 पॉइंट दिखने लग गए हैं, जैसे हमारा ये 2 हाथ जोड़ा हुआ है, तो उसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये साइनेप्सिस के अंदर 1-2 पॉइंट दिखने लगेंगे, उनको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, दोनों भी बोल सकते हैं। तो ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल से क्या होगा, ये हमारा मदर का एक, सपोज हम लोग के लाइफ में ये आया था मदर से क्रोमोसोम, ये आया था मदर से, और ये आया था हमारे फादर से। ठीक है, तो हमारा क्रोमोसोम जो भी रहता है उस पे सेमी, सपोज यहाँ पे हेयर कलर के लिए इंफॉर्मेशन रहेगा मदर के इस क्रोमोसोम पे, तो फादर के क्रोमोसोम पे इधर वही हेयर कलर की इंफॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे भले मदर में ब्लैक हेयर हो, इसमें ब्राउन हेयर हो, बट इंफॉर्मेशन तो हेयर कलर का ही है। समझ में आ रहा है क्या। तो रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल जब भी फॉर्म होता है, तो हमारे मदर का क्रोमोसोम और फादर के क्रोमोसोम का सेम चीज का डीएनए आमने सामने आ जाता है। क्या हो जाता है, सेम चीज का जो डीएनए है वो आमने सामने आ जाता है। और रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल जहां जहां पे होती है, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल पे वो डीएनए एक्सचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, डीएनए एक्सचेंज हो जाती है। समझ में आ रहा है। अगर सपोज मैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम को 2 कलर में बनाता हूँ समझने के लिए आपके लिए, ठीक है, एक कलर में नहीं 2 कलर में बनाता हूँ। हाँ, ये एक हमारा होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम बना है, अभी दूसरा क्रोमोसोम बना था। ठीक है, तो ये हमारा साइनेप्सिस का एरिया हो गया। साइनेप्सिस के एरिया में हम लोग को 1-2 रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल दिखने लगे। क्या दिखने लगेगा, सपोज एक ये 1-2 ऐसा रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल दिखने लगा। ठीक है, ये नोड्यूल्स पे क्या होगा, ये हमारा सपोज ये मदर का अपना क्रोमोसोम है और ये फादर का। हाँ, तो जो मदर के क्रोमोसोम्स है, सपोज पीछे ये फादर का क्रोमोसोम, इन दोनों ने यहाँ पे जोड़ी बनाई थी। समझ में आ रहा है, मदर का क्रोमोसोम, फादर का क्रोमोसोम। ठीक है, तो सपोज हेयर कलर का दोनों पे जीन हेयर कलर का है, तो मदर वाला फादर पे चला जाएगा, फादर वाला मदर पे चल जाएगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे होगा एक्सचेंज हो जाएगा डीएनए का। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो एक्सचेंज हो जाएगा तो क्या होगा फिर उसके बाद, देखिए ये क्रोमोसोम, तो ये क्रोमेटिड, क्रोमोसोम का ये क्रोमेटिड तो एज इट इज। ठीक है, फिर मैं दोनों को सेपरेट करके दिखा रहा हूं आपको, सेपरेट करके।
है, अभी अभी भी सेपरेट हुए नहीं है, पर मैं आपको सेपरेट करके दिखा रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी क्या हुआ रहेगा कि ना, यहाँ पे हमारा क्या था, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल, तो यहाँ पे फादर का डीएनए आ गया रहेगा, समझ में आ रहा है, और ये जो मदर पे यहाँ वाला जो डीएनए था वो यहाँ चला गया हुआ है। वैसे यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल था, यहाँ पे फादर का डीएनए आ गया रहेगा, यहाँ पे मदर का डीएनए चला गया होगा, यहाँ पे भी एक रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल था, यहाँ पे फादर का आ गया होगा, और यहाँ पे आ गया होगा मदर का चला गया होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हमारा सबसे पहले ये होने से पहले, पैसिटीन होने से पहले हम लोग ये बता पा रहे थे कि ये हमारा क्रोमोसोम पूरा मदर से आया था, ये पूरा फादर से आया था, ठीक है। पर अब हम लोग पूरा नहीं, ये नहीं बोल सकते कि ये पूरा हमारे मदर से ही आया था, ये पूरा हमारे फादर से आया था, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट्स अभी फादर के भी मिल गए आके, और कुछ पार्ट्स यहाँ पे मदर के भी आके मिल गए, समझ में आ रहा है। एक ये देखो, ध्यान से सोचो, ये फीचर मतलब कितना इंटरेस्टिंग है। आपका कोई भी जब भी बच्चा होता है जो, तो उसके अंदर कुछ फीचर के फादर के भी होते हैं, कुछ फीचर मदर के भी होते हैं, वो होता है इसकी वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, समझ में आ रहा है। सपोज यहाँ पे मेरा हेयर कलर के लिए था इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो हेयर कलर वाला तो अभी यहाँ पे आ गया फादर का इंफॉर्मेशन है, पर सपोज यहाँ पे मेरा आई कलर के लिए इंफॉर्मेशन था, तो आई कलर के लिए इंफॉर्मेशन अभी भी मदर का ही है, पर यहाँ पे फादर का हेयर कलर का इंफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो अगर ये क्रोमैटिड टूट के किसी किस में जाएगी, किसी भी बच्चे के अंदर जाएगी ये क्रोमैटिड जब रिप्रोडक्शन के टाइम, ये आपको और एक्सप्लेन होगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर्स में धीरे धीरे समझ में आएगा। ये जब भी टूट के किसी रिप्रोडक्शन के टाइम किसी इसमें जाएगी ऑर्गेनिज्म में, तो उसके अंदर फादर का भी होगा कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ मदर का भी होगा, समझ में आ रहा है। वो सब पॉसिबल है किसकी वजह से, पैसिटीन की वजह से। तो पैसिटीन में क्या होता है, ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बनता है, और रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है डीएनए का, क्या होता है, डीएनए का एक्सचेंज होता है। याद रखेंगे कि लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज था, नो प्रेम, फिर हुआ प्रेम, हुआ साइनेप्सिस, फिर क्या हुआ, आइडियाज का एक्सचेंज होने लग गया, किसका, डीएनए का एक्सचेंज होने लगा, सिंपल एज दैट, बस। तो पैसिटीन में सबसे पहले क्या हुआ हमारा, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बना, या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पे क्या हुआ हमारा, रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन अकर। ये जो डीएनए का आदान प्रदान है ना, इसको क्या बोला जाता है, डीएनए आदान प्रदान, इस डीएनए आदान प्रदान को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, या फिर इसका एक और टर्म है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। एक चीज, हमारा जो टेट्राड और डाइवेलेंट है, ये बना कौन से फेज में था, अगर आपको एमसीक्यू आता है कि इन विच फेज ऑफ प्रोफेज 1 इज टेट्राड और डाइवेलेंट फॉर्म, तो आप क्या लिखोगे, पैसिटीन से पहले वाला क्या, जाइगोटीन, ठीक है, LZ जाइगोटीन फेज में क्या बनता है, टेट्राड या डाइवेलेंट बनता है। पर आपकी टेस्ट एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी गई है कि डाइवेलेंट एंड टेट्राड आर मोर प्रॉपरली विजुअलाइज्ड इन द नेक्स्ट फेज ऑफ जाइगोटीन। मतलब जाइगोटीन का अगला फेज कौन सा है, पैसिटीन के अंदर हमारा जो डाइवेलेंट है वो ज्यादा अच्छे से दिख पाता है, डाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि देखो हमारा किधर स्टार्ट हुआ था, कंडेंसेशन से स्टार्ट हुआ था हमारा लेप्टोटीन में, बट कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था लेप्टोटीन में, खत्म नहीं हुआ था, तो अभी और कंडेंस होते जाएगा, कंडेंस होते जाएगा, कंडेंस होते जाएगा, और सबसे अच्छा हमको किसमें दिखेगा, पैसिटीन में, समझ में आया। डाइवेलेंट या टेट्राड मोस्ट प्रॉपरली विजुअलाइज्ड, समझ में आ रहा है आपको, ये हो गया चीज। आपको अगर क्वेश्चन आता है, सपोज ये सब आपको क्वेश्चन का ही गेम है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्रोमोसोम को सबसे अच्छा किस में देख सकते हैं, माइटोसिस के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लिखोगे मेटाफेज। पर आपको पूछा गया, क्रोमोसोम नहीं पूछा गया क्या, कि
बाइवेलेंट या टेट्राएड को सबसे अच्छे से किधर देख सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? पैशेटीन। अगर आपको ये पूछा जाता है कि क्रोमोसोम को सबसे अच्छा कब देख सकते हैं? मियोसिस में। क्रोमोसोम को, बाइवेलेंट या टेट्राएड को नहीं, क्रोमोसोम को सबसे अच्छा कब देख सकते हैं? मियोसिस में। तो आप उसका आंसर क्या लिखोगे? LZPDD, लास्ट वाला डी क्या है? डायकाइनेसिस। वो आपको डायकाइनेसिस जब भी आएगा तभी आपको मैं बताऊंगा। ये तीन क्वेश्चंस एकदम सेम लगते हैं बट बहुत डिफरेंट है और तीनों के आंसर भी बहुत डिफरेंट है। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए आंसर लिखते वक्त कि क्या चीज पे क्वेश्चन आया। ठीक है, इतना हो गया, ये चीज हो गई, LZP हो गई। अभी नेक्स्ट है हमारा डी। ठीक है, LZPD फॉर क्या था हमारा? डिप्लोटीन, डायप्लोटीन। डायप्लोटीन में क्या होता है? हमारा क्रोमोसोम था, उस पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, बट हमारा जो है क्रोमोसोम जहां पे ये हुए थे साइनेप्सिस, यहाँ पे अभी भी साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स क्या था? बना हुआ था। क्या था? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था। तो हमारा जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है ये हमारा हो जाता है यहाँ पे डिसॉल्व। क्या हो जाता है? हो जाता है डिसॉल्व। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिसॉल्व। समझ में आ रहा है आपको? मैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग अलग कलर से बना रहा हूँ, पर इतना याद रखना उनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब सेम होता है, अलग नहीं होता कुछ भी। मैं अलग बना रहा हूँ जिससे कि आपको दिखे, समझ में आए, कॉन्ट्रास्ट की वजह से। ठीक है, ये हमारा था एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिड। तो पहले हमारा जो क्रोमोसोम जहां पे था, मतलब जहां पे साइनेप्सिस हुआ था, उसके अगल बगल साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, तो सबको सोचो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना रहेगा तो वहां पे थोड़ा धुंधला धुंधला हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? धुंधला धुंधला। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में धुंधला धुंधला था, तो अभी रिकॉम्बिनेशन हो गया, हमारा जो डीएनए एक्सचेंज होने का था हो गया, अभी उसका काम खत्म। तो यहाँ का जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। हाँ, तो अगर सपोज यहाँ पे पहले धुंधला धुंधला था, धुंधला धुंधला था, तो तभी दिख नहीं रहा था सही से, अभी वो डिसॉल्व हो गया, तो अभी हम लोग को अच्छे से दिखेगा यहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर। सोचो, अभी हम लोग को ये एक्स शेप स्ट्रक्चर सही से दिखेगा? तो डायप्लोटीन में जैसे ही साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है हम लोग को एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखने लगते हैं। क्या दिखने लगते हैं? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। विजुअलाइज्ड। ठीक है, तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर है इसको नाम क्या दिया जाता है? चियाज़माटा। क्या दिया जाता है? चियाज़माटा। समझ में आ रहा है? हमारा क्रोमोसोम्स की जो जोड़ी थी वो टूट गई, उनका बंधन टूट गया। सपोज अभी इनका डाइवोर्स पे आ गया, बात समझो। ठीक है, मतलब सपोज ये हमारा जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, ये वो रिलेटिव्स थे जो इनको जोड़ के रख रहे थे। अरेंज मैरिज में रिलेटिव्स ही जोड़ के रखते, राइट? अभी वो रिलेटिव्स ही साइड हो गए उनके। समझ में आ रहा है? रिलेटिव्स ही साइड हो गए, तो अब इनका रिश्ता क्या हो गया? डाइवोर्स पे आने लग गया। क्या हो गया? डाइवोर्स पे आने लग गया। समझ में आ रहा है? तो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? चियाज़माटा। समझ में आ रहा है? अभी नेक्स्ट जो होता है चियाज़माटा आपको आना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट होता है डायप्लोटीन हो गया। अभी डायाकाइनेसिस। क्या होता है? डायाकाइनेसिस। 2 सेकेंड ना, एनसीईआरटी ऐड किया है ना मैंने। डायकाइनेसिस में क्या होता है? हमारा जब रिश्ता इनका कमजोर हो ही गया है तो अब वो जान दो अभी डाइवोर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा ये है क्रॉसिंग ओवर जो पॉइंट है वो हो जाता है टर्मिनलाइज। क्या हो जाता है? टर्मिनलाइज। ये टर्मिनल क्रोमोसोम के टर्मिनल पोजीशन पे जाने लगता है। तो क्रॉस जो है, क्रॉस स्टार्ट्स टू टर्मिनलाइज। ये हो गया? समझ में आपको? मतलब इनका हो गया तलाक, इतना समझो। ये जो हमारा जहां पे क्रॉस हुआ था वो टर्मिनल हो जाएगा अभी। समझ में आ रहा है? तो टर्मिनल हो जाएगा मतलब कैसा हो जाएगा? ये और दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है?
ये जो हमारा क्रॉस था, सपोज देखो ये टर्मिनल हो गया, एकदम टर्मिनल एंड पे क्रॉस चला गया है, बीच में है क्या अभी? पहले बीच में था, अभी नहीं है, अभी ये और दूर होगा, तो यही हो गया पहले डाइवोर्स के बाद और दूर, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई कि हमारा, मैंने बोला हुआ है आपको कि क्रोमोसोम्स को देखना होगा अगर मियोसिस में, तो कौन से फेज में देखेंगे? डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अब तक सबसे ज्यादा कंडेंस हो चुके होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स मोस्ट कंडेंस्ड बाय नाउ। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि मियोसिस में अगर हम लोग को क्रोमोसोम्स को विजुअलाइज करना हो तो कौन से फेज में देखना चाहिए, तो आप लिखोगे क्या? डायकाइनेसिस। कौन से फेज में देखना चाहिए? डायकाइनेसिस, ठीक है। हमारा जब तक डायकाइनेसिस आता है तब तक हमारा जो सेल में, ठीक है, हमारी सेल की जो आंटी थी, ये दोनों आंटियां, ठीक है, डायकाइनेसिस में पोल्स तक जा चुकी होती है। क्या होती है? पोल्स तक जा चुकी होती है। ये होता है सब डायकाइनेसिस में, ठीक है। डायकाइनेसिस में भी सेम सेम सब लिख देना। देखो जैसा प्रोफेज में अपन पढ़ते ना माइटोसिस के, वैसे वैसे सब लिख देना। क्या होना है यहाँ पे? सेंट्रोजोम कहाँ पे पहुंच चुका होता है? पोलर पोजीशन पे, ठीक है। सेंट्रोजोम पोलर। फिर नेक्स्ट चीज क्या लिखोगे? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। कौन से फेज में होता है? डिसअपियर। ये होता है डायकाइनेसिस में। और एक और चीज होती है, देखो याद है क्या आपको? ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्गी बॉडी, ये सब भी क्या हो जाता है? डिसअपियर। मतलब माइटोसिस में, माइटोसिस के प्रोफेज में जो भी चीज हो रही थी वो किधर चिपका दोगे आप? एज इट इज डायकाइनेसिस में चिपका देना है, ठीक है। और कुछ आपको सोचना है नहीं। समझ में आ रहा है? ये देखो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक चीज बनाना भूल गया। हम लोग के लास्ट वाले जो फेज था उसमें एक्सचेंज हुआ था डीएनए, तो बीच में 2 पॉइंट ऐसे बना दो जहां पे एक्सचेंज हुआ था, है ना? समझ में आ रहा है? ऐसा आपको हो गया। यहां तक हम लोग ने अब तक आपका देख लिया प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस 1 का हम लोग ने प्रोफेज अब तक देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लेकर आएंगे एमसीक्यूज और मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के बारे में भी काफी लेकर आएंगे और ट्राई करेंगे कि एज इट इज कंपाइल्ड मैक्सिमम आपको हम लोग पहुंचा दे, जितना भी हो सके इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचा दे कम से कम टाइम में, ठीक है, और आपका इजीली एग्जाम निकल जाए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्वराज इंफिनिटी। लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू MCQs. Till then, bye. Thank you.